Good afternoon. I'm Dr. Varun Gosai. I'm a consultant nephrologist at Fortis Gurgaon. We are running the nephrology and kidney transplant department here. और हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट बहुत सी डायलिसिस के प्रति जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो धारणाएं हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है और जनरल सोसाइटी में हम डायलिसिस को बहुत ही नेगेटिवली देखते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं और उसको हमें उसमें क्या ठीक है और कैसे हमें उसमें अपने विचारों को और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। तो सर इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि डायलिसिस क्या होता है। ठीक है, डायलिसिस अगर मोटी मोटी बात करें तो खून की सफाई का एक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट का ब्लड उसके खून की सफाई होती है। खून की सफाई में दो मेजर कंपोनेंट्स हैं डायलिसिस के। एक होता है आपका फ्लूइड रिमूवल, यानी कि जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उनका यूरिन आउटपुट जैसे काफी कम होता है, किडनी से ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है, पेशाब का फॉर्मेशन होता है। तो इन पेशेंट्स में जब पानी शरीर में भरने लगता है बिकॉज आपका यूरिन आउटपुट अच्छा नहीं है, पेशाब अच्छा नहीं होने की वजह से शरीर फूल जाता है, उसमें पानी का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो डायलिसिस के द्वारा वो पानी निकाला जाता है। और सेकंड प्रोसीजर होता है डायलिसिस में जो टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और ऐसे 1000 टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिसको डायलिसिस के माध्यम से हम शरीर से हटाते हैं। ये जो टॉक्सिन्स हैं, ये जो विषैले पदार्थ हैं, ये जाके आपके दिल पे, दिमाग पे, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी असर करते हैं। इसीलिए इसको डायलिसिस के द्वारा करना बहुत जरूरी है। दैट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव सर। जब हम डायलिसिस के बारे में सुनते हैं तो दो वर्ड सामने आते हैं, एचटी एंड पीडी। तो प्लीज बताइए कि ये क्या होते हैं। ये दो मेजर पार्ट्स हैं डायलिसिस के, दो टाइप्स हैं। एक है हीमोडायलिसिस, यानी जिसमें पेशेंट के ब्लड की सफाई एक डायलाइजर के थ्रू, जिसको आर्टिफिशियल किडनी हम लोग बोलते हैं, उससे होती है। किडनी, हमारी नॉर्मल किडनी बहुत छोटी सी है, 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये उसकी डायमेंशन होती है। बट वही काम हमें एक काफी बड़ी मशीन के द्वारा करना पड़ता है, क्योंकि अभी साइंस उतनी एडवांस नहीं है कि उस पूरे प्रोसीजर को एक छोटे से मशीन में फिट कर पाए। तो इसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और आगे जाकर के आर्टिफिशियल किडनी, छोटी, कॉम्पैक्ट, इस तरह के फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है जो बहुत एक्साइटिंग है। तो हीमोडायलिसिस में ये काम, जो खून की सफाई है, वो ये आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा किया जाता है। और पीडी मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें आपके पेट के अंदर भी एक मेम्ब्रेन है। जैसे हीमोडायलिसिस में डायलाइजर के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन यानी कि एक छन्नी की तरह जो खून की सफाई करती है, वैसे ही आपके पेट के अंदर भी एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी ये खून की सफाई हो सकती है और फ्लूइड का रिमूवल शरीर से होता है, तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों ही डायलिसिस के प्रकार अच्छे हैं। हीमोडायलिसिस के लिए आपको हॉस्पिटल सेटअप में आना पड़ता है या डायलिसिस यूनिट में आना पड़ता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे करते हैं। बट आपको पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइम पे इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप पेशेंट के पेट के अंदर फ्लूइड डाल रहे हैं, उसको एक्सचेंज कर रहे हैं, दिन में 3 से 4 बार उसका एक्सचेंज हो रहा है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो इन्फेक्शन होती है। इसीलिए बहुत हैंड हाइजीन और हाइजीन की प्रैक्टिस का बहुत जरूरी होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। और स्पेशली घर के सेटिंग में आप पेरिटोनियल डायलिसिस को कर रहे हो तो उससे भी इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा बढ़ता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू डॉक्टर। हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के डायलिसिस सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एक डायलिसिस सेंटर चुनने में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डायलिसिस सेंटर चुनने के टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि उनका आउटकम कैसा है। डायलिसिस सेंटर में पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है, बहुत जरूरी है। डायलिसिस सेंटर, अच्छे डायलिसिस सेंटर में पेशेंट्स खुद ड्राइव करके आते हैं, पेशेंट्स डायलिसिस कराते हैं और खुद ड्राइव करके जाते हैं। अगर आप पेशेंट को कहीं बाहर मिलोगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो रोगी है या उसको कोई दिक्कत है। इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ एक अच्छी डायलिसिस प्रोवाइड कर सकती है कि आप नॉर्मल और एक पेशेंट में डिफरेंशिएट ना कर पाओ। सेकेंड चीज आपको देखनी चाहिए कि इन्फेक्शन रेट कैसा है वहां का।
एंडोटॉक्सिन लेवल, कॉलोनी फॉर्मिंग काउंट्स, ये सब चीजें हैं जो आरओ वाटर के अंदर चेक होती हैं। जो पानी यूज करते हैं डायलिसिस के लिए वो बहुत एकदम शुद्ध होना चाहिए, जिससे कि डायलिसिस के कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं और डायलिसिस में पेशेंट्स को चिल्स, फीवर और इन्फेक्शन डायलिसिस के बाद इसका रेट भी काफी कम हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको डायलिसिस सेंटर चुनने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। और सर डायलिसिस के दौरान डाइट कैसी होनी चाहिए? बहुत जरूरी है हमको ये जानना कि हम कभी कभी जनरल सोसाइटी में भी ये धारणा है कि प्रोटीन खाना बंद कर दो, हर टाइप की दालें खाना बंद कर दो, आपको किडनी प्रॉब्लम हो गई है तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, ये धारणाएं गलत हैं। वेजिटेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन यानी कि जो भी दालें हैं, पनीर और जो भी अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोया, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायलिसिस पेशेंट्स के लिए स्पेशली आपको अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ता है। जैसे नॉर्मल अगर आप 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट अगर लेते हो तो डायलिसिस पेशेंट्स में आपको 1 to 1.2 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लेना है, क्योंकि डायलिसिस के टाइम पे भी थोड़ा सा प्रोटीन लॉस शरीर में से होता है। जो आपका ब्लड में से थोड़ा सा प्रोटीन डायलिसिस वाटर में निकल जाता है, तो वो बॉडी में कॉम्पनसेट करने के लिए आपको अपना प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए 1.2 के अराउंड ग्राम्स पर केजी आपको प्रोटीन इंटेक अपना लेना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सर। तो डायलिसिस सेंटर्स हम देखते हैं कि बहुत वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है कब जब हम प्राइवेट में देखते हैं, गवर्नमेंट में देखते हैं और चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं। ये फर्क क्यों होता है सर? फर्क सेंटर टू सेंटर, द क्वालिटी ऑफ डायलिसिस जो वो सेंटर प्रोवाइड करता है, जैसा आरओ वाटर का सिस्टम वहाँ पे होता है, जो उनके क्लिनलीनेस प्रैक्टिसेस हैं, जैसे उनके मशीन्स के सेटअप हैं, उनका स्टाफ पेशेंट का रेशियो कैसा है, डॉक्टर पेशेंट का रेशियो कैसा है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है सेटअप का, यही सब फैक्टर्स होते हैं जो कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट डेफिनेटली आउटकम भी सेंटर टू सेंटर वेरी करता है एंड अकॉर्डिंगली आपको हर फैक्टर को ध्यान में रख के ही अपना सेंटर चूज करना चाहिए। सर डायलिसिस पे जो व्यक्ति होता है क्या वो पूर्णतः एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, डायलिसिस का पेशेंट खुद से ड्राइव करके आ रहा है, ड्राइव करके जा रहा है। आप अगर डिफरेंशिएट ना कर पाओ कि वो नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल है या वेदर वो रोगी है, तो डायलिसिस पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल रह सकते हैं। और लॉन्गेविटी यानी डायलिसिस पे लोगों की जो लाइफ स्पैन है वो भी ऐसा नहीं है कि कंपैरेटिवली पेशेंट्स ऐसे भी हैं लॉन्गेस्ट जिन्होंने 35 ईयर्स तक अपना डायलिसिस कराया है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका डायलिसिस का क्वालिटी कैसा है और आप बाकी इंस्ट्रक्शंस कैसे फॉलो करते हो, डाइटरी इंस्ट्रक्शंस, और कितने अच्छे से आपके जो टेस्ट हैं वो मॉनिटर होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे एड्रेस होती हैं। तो अकॉर्डिंगली ही आपका आउटकम जो है वो डायलिसिस में डिपेंड करता है। सर जब एक पेशेंट डायलिसिस के ऊपर आता है तब मुझे क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि एक अच्छे डायलिसिस को वो अपना सके? सावधानियां डायलिसिस के टाइम पे हम लोग को ये डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको प्रोटीन इंटेक अपना इंक्रीज करना है। डायलिसिस के टाइम पे हमको अपना ये देखना है कि डायलिसिस का हमारा ब्लड फ्लो और डायलिसेट फ्लो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। क्लियरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियरेंस मतलब कि बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं डायलिसिस के दौरान उनका कितना रिमूवल हुआ। तो अगर ब्लड फ्लो और डायलिसेट फ्लो ये सब अच्छे नहीं हैं, अगर कई सेंटर्स बहुत ही धीरे से डायलिसिस करेंगे, ब्लड फ्लो रेट 150 या 200 लेके, तो उसमें क्लियरेंस अच्छा नहीं होता है। आपके शरीर में से विषैले पदार्थ जो हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाते हैं, और अगर वो रहेंगे शरीर में तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए आपको ये सब चीजें अपना ध्यान रखनी है ड्यूरिंग द डायलिसिस। और सर क्या डायलिसिस का पेशेंट योगा या प्राणायाम जैसी विधियां कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन हम हमेशा प्रमोट करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक, 30 मिनट्स पर डे, ये तो जरूरी है और रिकमेंडेड है। रिकमेंडेशंस हैं जो किडनी के ग्रुप्स हैं उनकी, तो ये बहुत जरूरी है। और योगा, प्राणायाम, ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल वाली एक्टिविटीज हैं और जरूर पेशेंट्स को इनको फॉलो करना चाहिए। इससे
ओवरऑल आउटकम भी पेशेंट्स का बेटर होता है। और सर ऐसे कौन से डायलिसिस पेशेंट्स हैं जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में भी विचार करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर डायलिसिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फिट है तो किडनी ट्रांसप्लांट से अच्छा और कोई रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का फॉर्म नहीं है। ये हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों कंपैरेटिव नहीं है। अगर आप आज 100 पेशेंट्स आज डायलिसिस शुरू करते हैं तो 5 साल के बाद जो जनरल ग्रुप के यहाँ जो जो डायलिसिस ग्रुप्स के डेटा है, जो हमने डेटा से निकाला है, उसमें यही है कि 5 इयर्स के बाद अराउंड 45 to 50% पेशेंट्स ही रहते हैं आफ्टर 5 इयर्स। बट अगर ट्रांसप्लांट को आप लेंगे तो आज अगर 100 पेशेंट्स ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आफ्टर 5 इयर्स 85 to 90% पेशेंट्स एकदम ठीक रहते हैं। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में। ये सेंटर टू सेंटर डेफिनेटली वेरी करता है, ये ओवरऑल डेटा है। बट ट्रांसप्लांट से पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम इम्प्रूव हो जाता है। आप डायलिसिस से एक तरह से छूट जाते हो, जो आप डायलिसिस पे डिपेंडेंट हो, आपको बार बार हॉस्पिटल आना है, डायलिसिस कराना है, एक तरह से आप उससे बंधे हुए हो, तो वो आप छूट जाते हो। ट्रांसप्लांट से एकदम नॉर्मल आपको डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कुछ फॉलो नहीं करने पड़ते, सिर्फ आपको मेडिकेशंस लेनी है और फॉलो अप करना है और आप एकदम ठीक रहते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है हर पेशेंट को, हर डायलिसिस पेशेंट को प्रो ट्रांसप्लांट रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे मैं ट्रांसप्लांट अगर मेरा हो सकता है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है कि आपका ऐसा सोच होना चाहिए कि मैं ट्रांसप्लांट की तरफ सोचूं, घर में लोगों को सेंसिटाइज करूं कि वो मेरे को डोनेट कर सके किडनी। और एक किडनी शरीर के लिए बहुत है, भगवान ने एक किडनी हम लोग को एक्स्ट्रा दी है, तो एक किडनी से जो रेसिपिएंट है वो भी ठीक रहते हैं और जो डोनर है वो भी एक किडनी से बिल्कुल ठीक रहते हैं। उनके पहले से टेस्ट करके डोनर सिलेक्शन होता है ताकि बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो किडनी का दान करना एक बहुत ही पुण्य काम है और जरूर आपको अपने फैमिली में और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको अपने आसपास लोगों में ये जागरूकता जरूर फैलानी चाहिए। दैट्स रियली वंडरफुल सर। तो किडनी से संबंधित अगर किसी विषय के बारे में लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, तो डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी में आप यहाँ पे हमें कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम पूरी हमेशा अवेलेबल रहती है पेशेंट्स के किसी भी इश्यू को एड्रेस करने के लिए। मेरा ईमेल आईडी भी है drvarun.nephrology@gmail.com। तो वो डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के लिंक में हम शेयर कर देंगे और आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।